वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस आपके सामने लेके आ गया है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है वन शॉट। क्या लेके आ गया है? वन शॉट। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे खत्म करेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको खत्म किया था। हाँ, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है और यूट्यूब पे ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है। आप उसे जाके देख सकते हैं। सर, कहाँ से पाए उस वीडियो को? डिस्क्रिप्शन पे जाके उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी तक नहीं देखा होगा, अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आओ हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करेंगे सर। ठीक है, आओ। क्या क्या होगा सर इस चैप्टर में? क्या क्या होगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अलग अलग चीज पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि देखो, पहला चीज क्या क्या इसमें ओवरव्यू है। चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, properties of matter and their measurement, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, atomic and molecular mass, mole concept and molar masses, percentage composition, stoichiometry and stoichiometry of calculation। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां नंबर टॉपिक, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे उठ के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले में नेचर ऑफ मैटर, या व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। तो अगर हमने पढ़ने जा रहे हैं अगर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमें सबसे पहले समझ आएगा सर, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? व्हाट इज केमिस्ट्री? सर, केमिस्ट्री है क्या? देखो, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड द लॉज विच गवर्न दी चेंजेस। मतलब केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच, ये तो आप लोग जानते हैं साइंस की 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जिसमें से केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो डील्स करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब वो मैटर कितना, उसका कंपोजिशन क्या है, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है और उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, और जो चेंजेस टेक प्लेस हो रहे हैं उस मैटर में अलग अलग कंडीशन में, इसे भी क्या है? केमिस्ट्री है। और द लॉज विच गवर्न दी चेंजेस, ये सब क्या है? इसमें हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द मैटर, मतलब जो जो चेंजेस अलग अलग आएंगे उस मैटर में अलग अलग कंडीशन देने के बाद, और अलग अलग जो लॉज है जो चेंजेस को गवर्न कर रहे हैं, यही क्या है? हमारी पूरी केमिस्ट्री। सर, इसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए सर, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। और देख लेते हैं, केमिस्ट्री है डाइवर्स एप्लीकेशन दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंडस्ट्री। केमिस्ट्री के पास अलग अलग एप्लीकेशन है जो इम्पैक्ट करता है अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, साइंस और इंडस्ट्री को। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे कि हेल्थ केयर, दवाई में हमारी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि ड्रग्स के बारे में आप पढ़ते हैं, उनके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, और उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। दवाई, ये सब कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर, आप जो खाते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये केमिस्ट्री से ही आया है। फूड एडिटिव्स जो आप लोग डालते हैं, जैसे कि फ्लेवर डालते हैं, चिप्स खाते हैं ना, उसमें फ्लेवर डाला रहता है, वो किससे आता है? केमिस्ट्री से आता है। नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का नॉलेज भी केमिस्ट्री से है। एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग फ्यूज, बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ये सब क्या है? केमिस्ट्री से ये सब आया है। यस सर, ठीक है। एनर्जी भी कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से मिलता है। अब हम लोग करते हैं मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर आप लोग भैया 9th क्लास से पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी थिंग जिसके पास स्पेस हो और वो कुछ मास ऑक्यूपाई करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए चेयर, चेयर, सी कहाँ गया? CHAIR, चेयर। टेबल, आप जिस पे पढ़ रहे हैं वो चेयर हो गया, चाहे उस टेबल हो गया, चाहे आपके सामने जो बुक खुली है, वो सब मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि देखिए, आप बुक लिए, उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ
मास होगा। क्या होगा? मास, मतलब कुछ उसका वजन होगा। यस सर, उसका कुछ वजन होगा। और कुछ वो स्पेस लिए क्या आपके टेबल पे? यस सर लिए। तो इसीलिए एनीथिंग, ये इसके पास कुछ मास है और ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, सो इट इज मैटर। चेयर के पास भी मास है, उसका ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है। आप खुद, इसमें लिखा है यू मैटर, आप खुद एक मैटर है, आप खुद एक मैटर है भैया, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहां पे कुछ स्पेस ले रहे हैं और आपका कुछ मास है। अच्छा सर, एयर, क्या हवा सर मैटर कहलाएगी क्या? हाँ, बहुत लोग के बीच में डाउट रहता है सर हवा क्यों मैटर कहलाएगी? ये कहा कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करती है, लेकिन आपको दिखता नहीं। कैसे सर? अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए आप लोग, उसमें आप लोग ऑक्सीजन मत भरिए, तो उसका वजन आप नापिएगा एक बार, और ऑक्सीजन भरने के बाद उसका वजन नापिएगा, दोनों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि एयर जो रहता है उसका भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ भी मास होता है। सर स्पेस कैसे सर ऑक्यूपाई किया? एक बैलून लेके अगर उसे आप फुलाएंगे तो वो बड़ा हो जाता है। यस सर, तो उसका मतलब उसने कुछ ऑक्यूपाई स्पेस किया, तभी तो बैलून बड़ा हो गया, जिससे उसने स्पेस ले लिया। यस सर, तो ये एयर भी, से हमें पता चला एयर भी एक मैटर है। क्या सर लाइट मैटर है? हाँ, नहीं, लाइट मैटर नहीं है, गलत। लाइट मैटर नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसका कुछ मास है क्या? आपके रूम में लाइट जल रही है, इसको कुछ मास है? नहीं सर। इसने क्या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली? नहीं सर। आप बैलून के अंदर भैया कोई भी जगह जगह अगर हमने लाइट अगर डाली तो क्या वो फूल जाएगा? उसने अगर स्पेस ले लेगा? नहीं सर, इसलिए लाइट कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है, बाकी जो जो चीज आप देख सकते हैं वो क्या है? मैटर है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ये अलग अलग पार्टिकल से बने रहते हैं एंड एग्जिबिट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या क्या एग्जिबिट्स करता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, मैटर को हम लोग दो चीज में क्लासिफाई करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या था? इन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं कैसे? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। यस सर, तो हमें पता था ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। यस सर, इसके अलावा 2 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। वो क्या होते हैं? वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा कौन से 2 और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ये आप लोग को कमेंट में लिखना है। आज मैं नहीं बताऊंगा भाई, इसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि इट मे बी डन बाय चेंजिंग द फिजिकल फैक्टर सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या ऐसे सर हम लोग बदलेंगे? टेम्परेचर बदल दो या प्रेशर बदल दो, उससे हम लोग को क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। मतलब एक जगह दूसरी जगह मतलब क्या कहने का मतलब, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे जब हम लोग उसका टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम लोग बदलेंगे। सर कैसे सर? उसे क्या कहते हैं सर? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि सॉलिड को अगर हम लोग, यहाँ लिख देता हूं मैं सॉलिड, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉलिड। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर लिख देता हूँ लिक्विड बीच में, LIQUID, लिक्विड। बताइएगा, ठीक है? आप लोग बताना है सब कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। ठीक भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? गैस को अगर लिक्विड में, सॉरी, गैस को अगर लिक्विड में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? और अगर लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? और एक चीज और बचा है अभी, बताओ क्या? क्या सर? अगर हम लोग बदलेंगे, हम लोग अगर बदलेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बदलेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बदलते हैं गैस को सॉलिड, तब क्या कहेंगे? और अगर हम लोग बदलते हैं लिक्विड, सॉरी, सॉलिड को, अरे, सॉलिड को गैस में, सॉलिड को गैस में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, ये भी हमें बताना है आपको। ठीक है, कि कौन कौन बता लेगा इसको और कौन कौन नहीं बता पाएगा। देखो मैं बताता हूँ, जो नहीं बता पाएगा उसको भी, और जो नहीं बता पाएगा उसको भी। देखो जो बता लेगा बहुत बढ़िया, जो नहीं बता पाएगा वो लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं, मतलब हम लोग उसे क्या कर रहे हैं? उसका टेम्परेचर में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। यस सर, अगर सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग करके हम लोग इसे बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर लिक्विड को गैस में, या पहले लिक्विड को अगर सॉलिड में बदलना है तो क्या? जैसे कि आपका पानी है, उसको अगर बर्फ बनाना है तो क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे, फ्रीज में रखेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। यस सर, फ्रीजिंग कहेंगे। इसको ध्यान देखना किसे क्या कहते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी, लेकिन एक बार और 11th में भी पढ़ लीजिए। ठीक है,
लिक्विड को अगर गैस में बदलना है तो हम लोग उसे कहते हैं इवापोरेशन, क्योंकि हम लोग इवापोरेट करते हैं ना भाई, जैसे कि पानी को इवापोरेट करते हैं कभी कभी। यस सर। और गैस को अगर हम लोग लिक्विड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मतलब उसे ठंडा करना है गैस को, तभी तो हो जाएगा लिक्विड में। यस सर, इवापोरेशन, इवापोरेशन ठीक है, या इवापोरेट लिख देता हूँ, ठीक है, इवापोरेट, इवापोरेट करते हैं। यस, अगर गैस को लिक्विड बदलना हो तो कंडेंसेशन, क्या कहते हैं भैया, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। यस सर, यस सर, कंडेंसेशन। अगर गैस को अगर सॉलिड में बदलना तब क्या कहेंगे, या पहले सॉलिड को अगर गैस में बदले हम लोग विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड, उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ये इधर गया है यहाँ पे और ये इधर गया, ठीक, इसे बोलते हैं सॉलिड को गैस में बदलने वाले को डिपोजिशन। लिख रहे हो कि नहीं भैया, कि सिर्फ सीधा देख रहे हो बस आप लोग लेक्चर को? लेक्चर आपको देखना के साथ लिखना भी है, ठीक है, और समझना भी है, तो ध्यान से उसको लिखिए भी, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। मतलब आपको इसका पीडीएफ में क्या करूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो जो लोग, अगर बच्चे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो, जाके वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, हमारा एक चैनल है एपी स्टडी क्लासेस का, उसकी भी लिंक, टेलीग्राम की लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इसको आप जाकर नोट भी कर सकते हैं, अगर बाद में अगर आपको यहाँ नहीं अच्छे से समझ आ रहा है तो। ये तो आपको नहीं समझ आ रहा है तब आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। गैस को अगर सॉलिड में बदलना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं, गैस को अगर सॉलिड में बदलना हो तो उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। यार इसको एरो गलत बनाया है यहाँ पे, सॉरी। गैस को अगर बदलना रहता है सॉलिड में तब उसे कहते हैं डिपोजिशन, और अगर सॉलिड को बदलना रहता है गैस में तब क्या, मैंने कहा था गलती करूंगा आपको बताना, आप लोग बता नहीं पाए इतना देर से, क्या होगा भैया, सॉलिड को अगर गैस में बदलेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्लीमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लीमेशन, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये सही, अब मैंने सही किया, ठीक। मैंने पहले ही बताया था भाई, मैं गलती करूंगा बताना है, आप लोग बता ही नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, इसलिए एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए मेल्टिंग करते हैं, लिक्विड को सॉलिड बदलने के लिए फ्रीजिंग करते हैं, लिक्विड को गैस में बदलने के लिए इवेपोरेशन करते हैं, गैस को लिक्विड में बदलने के लिए कंडेंसेशन करते हैं, सॉलिड को गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन करते हैं, और गैस को अगर सॉलिड में बदलना है तो डिपोजिशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन का, क्या, हाँ ये रहा केमिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग देखेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। इन केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। मटेरियल्स फाउंड इन नेचर आर एदर सिंगल सब्सटेंस, अगर सिंगल सब्सटेंस में अगर कोई मैटर फाउंड हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्योर, और कंसिस्ट टू और मोर सब्सटेंस में अगर वो पाया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। और अगर हम लोग उसकी बात करें, क्या बोल रहा था केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर मैं अच्छे से बताऊं आपको, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। इसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर्स, पहला तो एक मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस। किसमें, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस में हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा सर, मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, सर ये होता क्या है, अभी हम लोग आगे डेफिनेशन में देखेंगे, बस किसमें क्लासिफाई करते हैं इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिए, बस आगे मैं बता दूंगा। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो प्रकार में, कैसे, एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं इसे और कंपाउंड में भी कर देते हैं, और मिक्सचर्स को भी हम लोग दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, किस किस में, दो मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा, बताओ भाई जल्दी से, कौन से दो टू मिक्सचर होते हैं जिसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मैं बता देता हूँ, देखो, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, पढ़ेंगे नहीं इसको, और दूसरा क्या होता है, इसको थोड़ा और इधर लिख देता हूँ मैं, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझे, यस सर, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया ना, यस सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आओ अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। उससे पहले प्योर सब्सटेंस होता क्या है सर, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड हो, एक या एक से ज्यादा मैटर से अगर बनता है जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड हो, जिसे हम लोग सेपरेट ना कर पाए फिजिकल मैटर से, उसे हम लोग कहते हैं सर प्योर सब्सटेंस। उसमें दो प्रकार अभी हमने देखे थे, कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है, और देखते हैं।
An element is defined as a pure substance that contains only one kind of atom. Element एक pure substance है जो सिर्फ एक kind of atom जो contain करता है. An element can neither be broken into simpler substance nor built from simpler substance. जो एलिमेंट है ना उसे हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं ना सिंपलर सब्सटेंस उसे बना सकते हैं सर. तो एलिमेंट क्या होता है? इसे हम लोग एक प्योर सब्सटेंस है जो कंटेन करता है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम को. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स होता है when two or more atoms of different elements combine. तो दो या दो से ज्यादा एटम अगर कंबाइन करते हैं सर मतलब ये तो इम्प्योर हो गया नहीं. अभी आगे पढ़ो. द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन more than one kind of element. These elements have a fixed proportion by mass in the compound. इनके पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है इस कंपाउंड में, तभी हम लोग इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड. अगर फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास अगर इनका एलिमेंट्स ना हो, एलिमेंट्स में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ना हो ये, तब उन्हें हम लोग मिक्सचर्स कहेंगे. ठीक है. तो when two or more atoms of different elements combine, the molecule of a compound is formed. दो या दो से ज्यादा एटम अगर अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है. और ये कंपाउंड्स आर ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने रहते हैं. और ये जो एलिमेंट से जिन एलिमेंट से मिलकर बने रहते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में से होता है. अब हम लोग बढ़ते हैं मिक्सचर्स की तरफ. मिक्सचर्स क्या होता है सर? मिक्सचर्स आर नॉट प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है. अब मिक्सचर में कंटेन टू और मोर सब्सटेंस. मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंटेन करता है जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन. देखो वहां पे फिक्स प्रोपोर्शन था, यहाँ कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है. यस सर. द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो मिक्सचर रहता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है. नोट करिएगा जो मिक्सचर्स हैं वो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो मिक्सचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. A mixture may be separated into its constituent by physical method. मिक्सचर को हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? फिजिकल मेथड से. ठीक है. मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, मैंने भी बताया था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है सर? These are mixtures that have uniform composition throughout. ये क्या होता है? ये मिक्सचर्स होते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे मिक्सचर्स में. जैसे कि शुगर इन वाटर. पानी में आप अगर चीनी मिला दिए, फिर उसको घुमा दिए तो पूरे वाटर में चीनी मिल जाएगा? चीनी कहीं दिखेगा नहीं सर. तो इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नहीं 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 नहीं, एक गलती आ गई है. ये वाला हेट्रोजीनियस इसे नहीं कहते यार, ये उल्टा लिख दिया पीपीटी वालों ने. ठीक है. तो इसको आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हेट्रोजीनियस नहीं होगा. रुक जाओ 2 मिनट, इसको मैं हटा ही देता हूँ ना, कंफ्यूजन हो सकती है. इसको मैं हटा ही देता हूँ. ये आप पीपीटी वाले भी क्या कर देते हैं. देखो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर होगा. होमोजीनियस मिक्सचर में होता है भैया, होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ना कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. ध्यान से इसको समझिएगा. होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छा हुआ मैंने बता दिया ऐसे, ये गलत कर दिए तो इससे आपको समझ तो आ गया कम से कम कि हाँ भैया इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा. तो इसे आप लोग ध्यान समझिएगा. जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ध्यान समझिएगा, होमोजीनियस मैंने बताया था ना ऊपर, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था भैया. होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं, रुको 2 मिनट, क्या होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं, कौन से जीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस. उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है सर. इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आप लोग उल्टा कर दिए तो आपका नंबर भी उल्टा हो जाएगा. कैसे? अगर 10 नंबर आना होगा, 40 नंबर आना होगा तो 4 नंबर आएगा. होमो एच, अरे समझे? इसलिए इसको उल्टा मत करिएगा. इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिल गई होगी कि इसे उल्टा मत करिएगा. होमो एकदम पतले से मैं लिख देता हूँ होमो. समझ तो गए होंगे आप लोग ऐसे तो, अब इतना देर से मैंने समझा ही दिया है. होमो. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर और यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे मिक्सचर में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं, दीज आर द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता. जैसे कि पानी लीजिए, इसमें मट्टी मिला दीजिए, क्या जितना भी मिला लीजिए मट्टी आपको दिखेगी, पूरा कंपोजिशन उसका क्या होगा?
क्या यूनिफॉर्म में रहेगा? नहीं सर, वो हमें मट्टी नीचे बैठी दिख जाएगी और इसमें पूरे जो चीनी रहेगी, हमारा शुगर रहेगा, वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली मिल जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है पूरे पानी में या पूरे मिक्सचर्स में, और अगर जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में। ठीक है, एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। यस सर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस आइडेंटिटी और कंपोजिशन। वेयर एस, एग्जांपल बता रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट बस। वेयर एस द केमिकल प्रॉपर्टीज, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। ठीक, अब देखो, अब आपको डेफिनेशन मैंने बता दी, अब इसके बारे में समझो क्या बोल रहा था ये। देखो, ये कह रहा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं उस प्रॉपर्टीज को विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस आइडेंटिटी। सब्सटेंस की बिना आइडेंटिटी बदले हम लोग उसे देख सकते हैं और उसे मेजर कर सकते हैं। और कंपोजिशन भी हमें बदलने की जरूरत नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। जैसे कि डेंसिटी, अगर किसी चीज का को निकालना है तो उसको कुछ आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी? नहीं सर। कंपोजिशन बदलना पड़ेगा क्या? नहीं सर। वॉल्यूम भी नहीं बदलना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक केमिकल चेंज करना पड़ेगा। बिना केमिकल चेंज अकर हुए उनकी हम लोग प्रॉपर्टीज को नहीं देख पाते, उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि फ्लेमेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के लिए, हीट फ्रॉम कंबंशन, रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एसिडिटी बेसिडिटी। एसिडिटी बेसिडिटी के लिए आपको पीएच पेपर का यूज करना पड़ेगा, उसको केमिकल चेंज अकर हो सकता है उसमें। ठीक है, ठीक है सर। चलो हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नोट आपके सामने है। क्या है नोट? क्या नोट है सर? ये आपके लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज क्या है, मतलब नोट है। क्या है ये? हैव बीन डन इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो टॉपिक्स मैं नीचे लिखा हूँ, ये यूनिट्स और मेजरमेंट में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन वे से। बट अगर आपको चाहिए कि हम इसे आपको पढ़ाएं तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, पढ़ाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। और अगर इसमें फिर से मैं पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार वही चीज पढ़ने के लिए दिक्कत हो और जिससे मैं आप जल्दी पढ़ पाए, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे ला दिया है। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी हमने पढ़ा था ना। यस सर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ लीजिएगा जाके अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक, प्रीफिक्स हमने देखा था, जैसे कि गीगा, जीगा, ये सब हमने देखा था ना। ये सब भैया आपने पढ़ चुके हैं इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो इसलिए बार बार इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जैसे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, अगर आपको याद हो तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे वे में बताया था। राउंडिंग ऑफ मैंने सिखाई थी। तो ये 5 टॉपिक है जिसे मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ, जो कि दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसे। एक बार आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जाके इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इसके क्वेश्चन में भी करवाऊंगा जब लास्ट में, सारे क्वेश्चन जब भी मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे समझा दूंगा फिर से एक बार। ठीक है, एक बार आप लोग जाके यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, तब इधर आइएगा, तभी आपको ये सब समझ आएगा। तो ये सब समझने के लिए आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, तो वीडियो कौन लंबा करे बार बार वही पढ़ाने से ना भाई। हाँ भाई, ठीक है, आओ बढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी लार्ज स्मॉल नंबर्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये एक फॉर्म है भाई, ये एक मेथड है भाई। क्या ये मेथड है जिसमें हम लोग बहुत ही बड़े नंबर या बहुत ही छोटे नंबर को छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का एक फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? उसे हम लोग लिखते हैं n इंटू एन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, n मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, n इंटू 10 की पावर n। ठीक है, स्टेप कुछ होते हैं इनके साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए, इसको पढ़ लीजिए ना, मैं अभी अपने भाषा में अच्छे समझा दूंगा। पहला स्टेप, मूव द डेसिमल पॉइंट। मूव द डेसिमल पॉइंट टू क्रिएट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। डेसिमल पॉइंट को मूव करो, जैसे कि जो n का वैल्यू है उसे 1 से लेकर 10 के बीच में से रखना है आपको। ठीक, सेकंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट हैज मूव। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आप लोग काउंट कर लीजिए। ठीक है, जहां पे आपने डेसिमल प्लेस को मूव किया है।
अगर आपने जितना लेफ्ट शिफ्ट किया है उतना n की पावर पॉजिटिव रखेंगे, और अगर आपने जितना राइट शिफ्ट किया है उतना n की पावर नेगेटिव रखेंगे। इसे आप n इंटू 10 की पावर n में एक्सप्रेस कर दीजिए सर। कुछ अगर नहीं समझ आया है तो आओ मैं समझा देता हूँ, आओ मैं एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ। ये बोल रहा है साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे कि आपके सामने दो नंबर देता हूँ, 1 0 0 0 0 0। ये आपके पेपर के नंबर नहीं है, यहाँ एक मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा नंबर तो आप लोग आएगा, चिंता मत करिए, पढ़ने के बाद तो ये आपका नंबर बन जाएगा। दूसरा वाला नहीं, पहला वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, ठीक है। 0.0001223, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं बोलूँ साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, किसने बदलो, साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, तो सर कैसे बदलेंगे सर, कैसे बदलेंगे सर, ठीक है, देखो कैसे बदलेंगे। जैसे कि इसमें पहला स्टेप है कि आपको ये n की वैल्यू, इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं n इंटू 10 की पावर n में, n इंटू 10 की पावर n में। सबसे पहले n की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक। तो 1 मतलब यहाँ आनी चाहिए इसकी वैल्यू, लेकिन ना, यस सर, तो अभी पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर होगा, यस सर, तो हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई, कितना पॉइंट उधर गए, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, यहाँ यही आप लोग लिख देंगे, यही इसका साइंटिफिक नोटेशन है भैया। एकदम इजी था, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अगर राइट साइड हम लोग, अगर लेफ्ट साइड अगर हम लोग मूव करेंगे, तब जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव में रहेगी, अगर हम लोग राइट साइड मूव करेंगे तो जो पावर रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ये हमारा स्टेप था दोस्तों, ठीक। तो हमने यहाँ राइट साइड मूव किया था पॉइंट को, तो इसीलिए हमारा जो पावर थी वो पॉजिटिव थी। अब यहाँ देखो, यहाँ हमको यहाँ लाना है, क्योंकि 1.2 थी, 12.3 तो होगा नहीं, यस, तो यहाँ लाना है, तो हम लोग इसे लिखेंगे, कितना पॉइंट जाएगा पहले, 1 2 3 4 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू 10 की पावर, कितने पॉइंट गए, 4, 1 2, देखो पहला यहाँ गए पॉइंट, यहाँ लेके, दूसरा यहाँ लेके आए, तीसरा यहाँ लाए, चौथा यहाँ, तो चौथा है, तो 4 प्लस में कि माइनस में, माइनस, क्योंकि हम लोग राइट साइड मूव किए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। दो और नंबर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। कॉमेंट्स में आप लोग लिख दिया करिए आंसर भैया, मैं देखता हूँ कॉमेंट्स, जिसका कॉमेंट्स ये रहेगा उसे मैं पिन कर दूंगा, खुश, यस सर। ये हो गया, और दूसरा हो गया 0.00121 ठीक है, 1213, ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क है, इसे आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइएगा, ठीक। कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ, भैया ये वाला लॉ है क्या, ये वाले लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं क्या आप लोग, ये जो अभी नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाले लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं क्या, नहीं यार, ये वाले लॉ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जब केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल को कॉम्बिनेट करते हैं तो उसमें कुछ लॉ आते हैं, उन्हीं लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। देखो, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बताता है कैसे एलिमेंट कंबाइन करेंगे जिससे कंपाउंड फॉर्म होगा। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ हो गया, चौथा लॉ होता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, एंड पांचवा लॉ होता है एवोगाड्रोस लॉ। ये 5 लॉ आपको पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पहले था लेकिन अब कट गया है, ठीक है, यस सर, ठीक है। पहला लॉ आपके सामने आ गया है, ये लॉ को मैं, इसमें डेफिनेशन बहुत छोटा छोटा लिखा है, मैं आपको एकदम अच्छे समझा दूंगा, एक बार आप लोग बस इसको डेफिनेशन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे तो हम ही से, पढ़ेंगे तो हम ही से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, पढ़ेंगे हम तो हम ही से, इसका मतलब हम मतलब आप लोग, आप पढ़ेंगे हमसे, हमसे मतलब मुझसे, ठीक है। जो समझने वाले लोग समझ गए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बोलता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो मास होता है वो ना कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल रहता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। इसका मतलब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, देखो जैसे कि इसके हिसाब से बोल रहा है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टर रहता है, ठीक है, टोटल मास ऑफ
रिएक्टेंट, टोटल एम लिख देता हूँ, टोटल मास ऑफ एम ऑफ रिएक्टेंट को आर से डिनोट कर देता हूँ। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, टोटल एम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट पी, ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका एग्जांपल बता दीजिए सर कोई हो तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर का फॉर्मेशन H2 प्लस O2 क्या बन जाता है सर, H2O। इसमें अगर हम लोग मास इसको अगर बैलेंस करो, पहले से बैलेंस पहले करना जरूरी है भैया। बैलेंसिंग आपने पढ़ी ली होगी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा ना, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, ठीक है, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा, ठीक ऐसे। अब इसका अगर हम लोग मास निकालेंगे रिएक्टेंट का, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको चाहे चेक कर लो, मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 और कितना हाइड्रोजन है 4, तो यहाँ 4 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 2 मतलब 32। ये देखो यहाँ इसके बराबर आ रहा है क्या, हाइड्रोजन 4 प्लस 2 ऑक्सीजन मतलब 32। वाटर का मास टोटल 44, 44 कह रहा हूँ, 36 हो गया इस साइड भी क्या हो गया 36 हो गया। क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या, ये सर वही बोला है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का मास अगर आप एक भी ले लेंगे, एक के मान लो अगर 2 ले लिए, इधर आपने 32 ले लिया तो 32 2 34 और वाटर का मास 34 होता है तो जानते ही हैं, तब भी दोनों इक्वल होंगे। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसे बोलते हैं, अगर इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, मास हमेशा इक्वल रहता है दोनों तरफ, ठीक। ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है सर, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब कोई भी एक कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट कंपाउंड क्या करता है, कंटेन करता है, और उनका जो प्रोपोर्शन रहता है मास का वो हमेशा सेम रहता है। और चाहे वो किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आया हो, जैसे कि मैं आपके घर आया, आपने टॉप किया, मैं आपके घर आया, मैंने कहा भाई मुझे पानी दे दो, H2O दे दो, ठीक। अब एक आदमी ने पहले 3 लोग के घर गया मैं, ठीक, पहले के घर गया तो भाई वो थोड़ा सा अच्छा सा सोचा, सर बहुत अच्छे हैं, सर के लिए मैं लेके आता हूँ आर पानी। भाई वो मेरे सामने लेके आ गया आर का पानी, ठीक, आर का पानी लेके आ गया, आर का, ठीक। आर ये ऐसे लिखते हैं भाई, आर सीधा आर, ठीक है। पहला बच्चा लेके आ गया मेरे सामने आर का पानी, ठीक है, मैंने पिया, आर मतलब, ठीक है। दूसरे मैंने बुलाया तो उसने कहा यार क्या सर को दे, आ जाते हैं हर रोज, तो टैप वाटर उन्होंने दे दिया मुझे, उसने क्या दे दिया टैप वाटर मुझे, भाई किसका पानी दे दिया, टैप वाटर। फिर तीसरे घर गया मैं, उसने कहा सर क्या यार आर पानी टैप वाटर दूं, मैं सर को समुद्र का पानी दे देता हूँ, सी वाटर उसने दे दिया मेरे को, क्या दे दिया, सी वाटर दे दिया। अच्छा ये सी वाटर, अब चाहे कंपाउंड कोई भी हो, कोई भी मेथड से आप लाए हो, सबका प्रोपोर्शन वाटर ही होगा, सबका फॉर्मूला वाटर ही होगा, और इनका प्रोपोर्शन बाय मास मतलब हाइड्रोजन 2 रेशियो 16 1:8 के बराबर होगा इनका प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब कि हाइड्रोजन का मास 2 और रेशियो ऑक्सीजन का मास 16, 2:16 जिसे हम लोग अगर सिंपलीफाई करें तो 1:8 आता है। मतलब चाहे कोई जगह से पानी मुझे लाके दिया हो, लेकिन उनका जो रेशियो है बाय मास वो सेम होता है। वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, सारे कंपाउंड के पास सेम एलिमेंट था, चाहे कोई आरओ का पानी दे, चाहे टैप वाटर पानी दे, चाहे सी वाटर दे, सबका एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, और एंड सेम एलिमेंट इन दी सेम प्रपोर्शन बाय मास, और उनका जो मास होगा वो सेम रहेगा प्रपोर्शन में, सेम प्रपोर्शन जैसे 1:8 में रहेगा, चाहे वो कोई भी पानी रहे, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रिगार्डलेस मतलब उसको छोड़कर कहीं से भी, चाहे वो लाया गया हो या कहीं से भी उसे बनाया गया हो, सबका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। यस सर। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या होता है, when two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of other are in simple whole number ratio। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जब वो लोग दो या दो से ज्यादा अलग कंपाउंड बनाएंगे, तो जो मास रहेगा एक एलिमेंट का, जो कंबाइन किया रहेगा फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट में, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। सर समझ नहीं आया सर, एक चूर नहीं समझ आया सर, एक भी चीज समझ नहीं आई इसमें। देखो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब अगर
अगर कोई एक सब्सटेंस है, क्या बोला, ध्यान समझिएगा एक एक चीज को। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग मार रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कंबाइन कर रहे हैं, सी और ओ को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया ये सर, कि कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जिससे एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बन गया, ठीक है। पहला मान लो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन कंपाउंड कंबाइन किया, और दूसरा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वही बोल रहा है, व्हेन टू और मोर कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जिससे एक दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। द मास ऑफ वन एलिमेंट, पहले एलिमेंट जो इसका मास रहेगा, जैसे सबका अगर मास लिखो मैं, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, इसका भी 16, ठीक है। तो द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब जो जिसका रेशियो सेम है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर माने तो कार्बन का यहाँ मास था 12, इसमें ऑक्सीजन का मास है 16, अगर दूसरे कंपाउंड में अगर कार्बन का मास निकाले 12, ऑक्सीजन का मास निकाले कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, मतलब ऐसा मास जिसका मास सेम रहेगा, जो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के मास से जिसका मास अलग है, उन दोनों का अगर मास का अगर हमने रेशियो लिया, मतलब 16 रेशियो 32 किया, तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, जो कि आ गया 1:2 1 रेशियो 2। यही हमारा बोल रहा था ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक एलिमेंट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से कंबाइन करता है, जिससे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तब जो एक एलिमेंट जिसका मास सेम है, जो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट पे जिसका मास अलग है, और जिनका मास अलग है उन सब अगर उन दोनों का अगर रेशियो लोगे, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। आशा करता हूँ आपको ये अब समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया ना, समझ आ गया, यस सर, बढ़े हम लोग, यस सर। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले डिलीट कर दें, ये दूसरा वाला कोई काम का नहीं, जो जो मैं लिखा हूँ पीपीटी में मिलेगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पे, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पे, ठीक है। व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकली, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक, व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकली, मतलब गैसेस जब कंबाइन करती हैं केमिकली, दे डू सो इन वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम में तो कंबाइन करती हैं, दैट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो to each other and to the volume of the product if gas is at the same temperature and pressure। क्या बोल रहा सर डेफिनेशन बताता हूँ, देखो, अगर गैस कंबाइन करती हैं, मतलब जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं, यही ये बोल रहा है H2O के साथ अगर ये कंबाइन कर रही है, तो अगर हाइड्रोजन गैस किससे कंबाइन कर रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो से क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। अगर वॉल्यूम भी अगर गैसियस है, तब तब वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसको एक बार वो कर दो आप लोग, क्या कहते हैं, बैलेंस, बैलेंस कर दिए, यस सर। अब देखो इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 2:1:2, देखो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया क्या, यस सर। अगर गैसेस कंबाइन करती हैं गैसियस फॉर्म में, जब गैसेस कंबाइन करती हैं अलग अलग रेशियो, और प्रोडक्ट भी जो आता है वो भी अगर रेशियो का गैस रहता है, तो अगर सारे का अगर आप रेशियो ले लेंगे, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर आएगा। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल लो, जैसे कि हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन एक गैस है, उसने कंबाइन किया क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 गैस के साथ, और उसने बना दिया 2HCl ना, 2HCl बना दिया, है ना सर। सारी की सारी क्या है, गैस है। अगर सारी की सारी गैस है, तो जब ये अगर कंबाइन करती है, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ कितना है इसका वॉल्यूम, एक वॉल्यूम मान लेते हैं इसे, इसे एक वॉल्यूम है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा है, यहाँ 2 लगा है, तो ये 2 आ गया, तो 2 वॉल्यूम, तो इनका रेशियो क्या आ गया 1:1:2, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो है क्या, यस सर, यही बोल रहा है ये, कि जो गैसेस अगर वो कंबाइन करती हैं, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2:1:2 आया, तो यही बोल रहा था, जब गैसेस कंबाइन करती है केमिकली, ये वॉल्यूम में करती है, और वो बियर करती है सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर प्रोडक्ट भी अगर गैस है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर सेम, अगर अलग कर दिया आपने, तब सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होगा। अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तब वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे।
आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आखिरी लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जो कि बहुत ही घटिया और बहुत ही आसान लॉ है। क्या बोलता है ये? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम जो गैस है, अगर वॉल्यूम इक्वल है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहा, तो ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड सेम, क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एंड ऑल गैसेस करती है इक्वल वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल करती है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग इसे आप लोग देखे होंगे n इक्वल टू, अभी आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है, अभी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो गैस रहती है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करती है, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब हम लोग देखते जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन भैया के कुछ एटॉमिक थ्योरी जो आप 9 में भी पढ़े होंगे, बहुत सताया था इन्होंने। आओ उसको हम लोग फिर देख लेते हैं एक बार। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब मैटर जो रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। एटम को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट का जो एटम रहता है, एटम जो रहता है किसी भी गिवन एलिमेंट का, उनका मास आइडेंटिकल रहता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल रहती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट का अगर कोई एटम है तो अलग अलग मास और अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है। एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है, जिससे वो कंपाउंड बनाता है। इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई भैया, एटॉम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशन आ गई, मतलब इन्होंने कुछ चीज गलत गलत चीज बता दी। सबसे पहली लिमिटेशन, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप आ गया भैया। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है? हैविंग सेम एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन डिफर इन मास प्रोवाइडिंग दे आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब आइसोटोप होता है जिनका मास तो अलग अलग रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप, ठीक है। वही कह रहा है, ये आ गया, इसकी डिस्कवरी होने के बाद इनकी लिमिटेशन आ गई। उसके बाद पता चला एटम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन से। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें पता चल गया। तो ये भी पहला वाले पॉइंट भी गलत हो गया था उनका। ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग को एक एटम, जो किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, उसे हम लोग दूसरे एलिमेंट के एटम में उसे हम लोग बदल सकते हैं। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट उसे बोलते हैं। आइसोबार आ गया भैया, डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम मास हो और एटॉमिक नंबर अलग हो। यहाँ उन्होंने बोला था कि एटम और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, मतलब अलग अलग एलिमेंट है उनका एटम जो रहता है अलग अलग मास रखता है, जो कि ये भी गलत हो गया भैया। तो आइसोबार्स आ गया, ठीक, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन दोनों का मास 40 है, ठीक है। और इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझाई थी। डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इन्होंने बताया कि एटम जो रहता है कंबाइन करने के बाद कंपाउंड बनता है, लेकिन कैसे बनाता है, कैसे, ये नहीं समझा पाए थे। नॉन सिंपल रेशियो इन कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड में नॉन सिंपल रेशियो भी नहीं बता पाए। एटम में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज शुगर। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है, जैसे कि शुगर का अगर आप लोग करेंगे 12 22 11 आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो में थोड़ा कंबाइन किया। यस सर। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो आप 5 नंबर में पूछा जा सकता है आपको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी खत्म होती। अब हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। 50-50 मिनट, 1 घंटे हो गए होंगे मेरे हिसाब से, और आधा हमारा खत्म भी हो गया, मतलब ये 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। एटॉमिक 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है सर, और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और फॉर्मूला मास क्या होता है, ये सब चीज को और समझते हैं। एटॉमिक मास is the total mass of an atom which is the sum of its masses of its proton and neutron। एटॉमिक मास होता है पूरे एटम का टोटल मास, उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मतलब कि कैसे सर, जैसे कोई एक एटम है हाइड्रोजन, है ना, इसके सारे एटम को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा उसका एटॉमिक मास। क्या बोला है? एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ एटम व्हिच इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। ये मैंने मॉलिक्यूलर मास बता दिया गलती से आपको। हाइड्रोजन H2 थोड़ा रहेगा, एटम के फॉर्म में रहेगा ना। जैसे कि एटम मैंने ले लिया बेरिलियम या बोरॉन ले लो, बेरिलियम ले, चलो ले लेते हैं। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 4 4,
इसका एटॉमिक मास होता है 4, इसका मास एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास रहता है 8। ठीक है, अगर हम लोग इसका वो करें एटॉमिक मास निकालना चाहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मास हम लोग जोड़ देंगे तो हमको इसका एटॉमिक मास समझ आ जाएगा। इसका प्रोटॉन होता है 4, इलेक्ट्रॉन भी होता है 4, दोनों को सम कर दी तो इसका एटॉमिक मास आ गया 8, जो कि हमें पहले से ही पता था कि बोरोन बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 8। ठीक है, यही होता है एटॉमिक मास। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास इज दी, क्या हो रहा है भाई ये, एटॉमिक मास इज दी सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तो हमने पढ़े होंगे। यस सर, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। मतलब एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट का सम कर दो, किसी भी एलिमेंट का अगर आप एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो उनके आइसोटोपिक मास को, जैसे कार्बन है 12 में आता है, कार्बन 13 में आता है, 14 में आता है, इनको क्या करोगे आप लोग, रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आए उसको आप लोग सम कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। इसके मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक एटम में उसके सारे एटम का अगर हम लोग सम कर दें, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सारे एटम उसके अंदर जितने भी एटम है, उसके अंदर जितने भी एटम हो उनको अगर सम कर दें तो हमें समझ आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। इसको कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। सर मॉलिक्यूलर मास एक बार और समझा दीजिए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ इट्स एटम मास और सम ऑफ मास ऑफ इट्स एटम। हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, इसको जोड़ेंगे तो 18 आ गया, तो यही 18 में उसका मॉलिक्यूलर मास है। सम ऑफ इट्स एटम ऑफ मास, एटम के मास को अगर जोड़ दोगे जो भी उस एलिमेंट में है तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बड़े, यस सर, फॉर्मूला मास से बड़े। फॉर्मूला मास कुछ नहीं, बस ये आपकी टॉपिक बढ़ाने के लिए ये इसको डिफाइन करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन एन आयोनिक सॉल्यूशन। ये आयोनिक कंपाउंड के लिए अगर हम लोग एटम को अगर जोड़े उसके मास को तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये आयोनिक कंपाउंड के लिए ज्यादातर यूज होता है जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं कंटेन करते और आयन करते हैं। क्या करते हैं, आयन करते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl में अगर आप लोग इसका मास अगर जोड़ देंगे इसके एटम का तो बन जाएगा फॉर्मूला मास। तो इसका फॉर्मूला मास बताइए मुझे कमेंट्स में, इसका फॉर्मूला मास बताइए हमें। ठीक है, कमेंट्स में हमें इसका फॉर्मूला मास बताना है आपको। ठीक है, ठीक है बड़े, ठीक है। अब बढ़ते मोल कॉन्सेप्ट, अभी तक जो पढ़े वो बहुत ही इजी था। अब हम लोग बढ़ गए बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही ध्यान बहुत ही लगन से इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मोल होता क्या है सर। मोल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मोल क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मोल क्या होता है। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, as there are atoms in 12 gram of pure carbon 12, this number is called Avogadro number। कुछ नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूँ। कह रहा है एक मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंटेन करता है उतने पार्टिकल जितना 12 ग्राम प्योर कार्बन 12 में होता है। फिर से, एक मोल, वन मोल, अ मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंटेन करता है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन मोल। ये अच्छा कितना नंबर होता है, ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर ये होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, यस सर, तो इसी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अ मोल इज आल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस व्हिच हैज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एचटीपी। इसे हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस जो जिसके पास वॉल्यूम कितना हो 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसे हम लोग बोल सकते हैं वन मोल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एवोगाड्रो नंबर के इंपॉर्टेंस को देखेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे।
क्या इंपॉर्टेंट है सर एवोगाड्रो नंबर का? मास ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड। मास ऑफ सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से। क्या सर? हाँ। और वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं किसी एटम और मॉलिक्यूल का। नंबर ऑफ टोटल एटम, कितने टोटल एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में, उसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी वॉल्यूम में, अलग अलग कंडीशन उसे हम लोग निकाल सकते हैं। इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को मोल में। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन आती है वो छोटे के टर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला तो आपको रटना पड़ेगा, इसे रट लीजिए या समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको जो मन करना है वो कर लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिमेंबर जरूर रहना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहला है ग्राम एटम का, अगर फॉर्मूला बात करें तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, जो मास आपको गिवन रहेगा एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो उसे ग्राम एटम आपको मिल जाएगा। दूसरा है ग्राम मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला W/m, W मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर ग्राम मोल ऑफ गैस निकालना हो तो सर द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट STP बाय 22.4, 22.4 मतलब STP का एक गैस है, ठीक है, जिसे हम लोग 22.4 लीटर में मेजर करते हैं, 22.4 लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। ग्राम मोल ऑफ गैस हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एटम कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है किसी एलिमेंट में, वो होगा मोल एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतना आप लोग को याद कर लीजिए जल्दी से। एवोगाड्रो, इसको एक बार ध्यान से लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे पॉज करके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। और फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखो, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। और देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम इन लीटर STP इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड के बराबर होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं सर। यस सर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं बता देता हूँ क्या कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्राम मोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और ये दोनों आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना जितने चीज मैंने आपको लिख दी है, स्टार मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार से इसे भी नोट कर लीजिए, साइड वाला भी जल्दी से। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होता है सर ये परसेंटेज कंपोजिशन? A percentage composition of a compound refers to the percentage by mass of each element in the compound। मतलब ये रिफर करता है किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का मास कितना है, उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहला सकता है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एम डिवाइड बाई एम इंटू 100। मतलब नंबर ऑफ, मतलब कितनी बार वो एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब उसका एटॉमिक वो क्या है n, मल्टीप्लाई बाई उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं समझ आया होगा, मैं अच्छे समझा देता हूँ एग्जांपल से। देखो जैसे मैं बताऊं, बोलूं H2O में, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, मतलब n कितना हो जाएगा, n, इसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया करो, n इंटू एम डिवाइड बाई एम इंटू 100, ठीक है, ठीक है सर। तो देखो n कितना दिया है हाइड्रोजन का 2 इंटू इसका मास क्या होता है 1 डिवाइड बाई टोटल मास कितना होता है हाइड्रोजन का, कितना होता है 18 होता है क्या? यस सर, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 जा। इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 100/9% आ गया हमारा आंसर। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का मास निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगाया तो 1 इंटू 16 डिवाइड बाई टोटल मास 18 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन का भी मास परसेंटेज कंपोजिशन हमें समझ आ जाएगा, या हमें आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है सर। एक होमवर्क दे दूं? यस सर दे दीजिए। आप लोग H2SO4 में H2SO4 में आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको, ऑल एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल क्या, ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है। ठीक है, जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं सर ये समझ नहीं आया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अलग अलग एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का। इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बट रेदर देयर रिलेटिव प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं बताता, इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं बताता था, लेकिन रिलेटिव प्रपोर्शन हमें बता देता है। ठीक है, इसे सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्टेप टू डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टेप आप लोग लिखा लिखा है देख लीजिए, इसके बाद मैं अभी चार्ट भी लेके आया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट मास परसेंटेज टू मोल, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद सिंपलीफाई कर दो मोल रेशियो को, डिवाइड द मोल वैल्यूज बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल टू गेट अ होल नंबर रेशियो। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा दो, होल नंबर मोल रेशियो करो, जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो ये चार्ट देखो, चार्ट में देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप एक चार्ट बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? चार्ट। चार्ट खाने वाला नहीं, ये वाला चार्ट आपको बनाना है। पहले स्टेप में आप लोग लिखेंगे, पहले वाले कॉलम में या रो में आप लोग लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे में लिखेंगे परसेंटेज बाय मास, तीसरे में लिखेंगे एटॉमिक मास, चौथे में लिखेंगे मोल, जो कि होता है मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कुछ में गलती है, इसमें होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ये होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है। ठीक है, क्या होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन रहेगा? तो पहले आपको ये गिवन रहेगा, एलिमेंट गिवन रहता है, ये गिवन रहता है, ये गिवन रहता है, आपको यही दोनों निकालना रहता है। कैसे निकालेंगे? एलिमेंट, जैसे कि अगर आपको दे दिया CHO, लिख लिया अपने एलिमेंट का फॉर्मूला CHO, परसेंटेज बाय मास दे दिया C का 40%, H का दे दिया 6.7%, O का दे दिया 53.3%। एटॉमिक मास आपको पता ही है, अगर नहीं दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको पता ही है। कार्बन का एटॉमिक मास 12.01, हाइड्रोजन का 1.08। इसे आप लोग उसमें भी कर सकते हैं 12, 1, 16। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद चौथे वाले रो में आप लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे मोल्स, जो होता है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 12, जो कि आ जाएगा 3.33। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6.65, ऐसी परसेंटेज को डिवाइड करेंगे मास से, यहाँ आ जाएगा 3.33। अब इसमें जो सबसे छोटा है, क्या सबसे छोटा क्या है तीनों में से? 3.33, उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। 3.33 डिवाइड बाय 3.33 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1 to 1। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आ गया। समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। न समझ आया तो एक बार और चार्ट देख लीजिए। एलिमेंट, परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, उसके बाद परसेंटेज बाय मास, और पांचवें वाले में सिंपलेस्ट रेशियो। एकदम इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट दी The molecular formula represent the actual number of atom of each element in a molecule of a compound। ये actual number of atom बताता है किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ सर, रिलेशन तो है। वो रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई एन। एन मतलब फैक्टर, ये एन एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, और एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो।
तो इसका एक्चुअल रेशियो सबसे पहले लिखा करेंगे आप लोग। जैसे मान लो इसका निकालना है आपको रेशियो, ठीक, एक्चुअल रेशियो निकाल लिया आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। कुछ परसेंटेज नहीं दिया आपको, एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला दिया, तब आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो एक्चुअल रेशियो निकालो। क्या है एक्चुअल रेशियो दिया है 6:12:6। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो सर, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या होगा 1:2:1। यस सर, डिवाइड करेंगे जब 6 से तो 1:2:1 आएगा ना, तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, परसेंटेज नहीं दिया था ना, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया इसका CH2O। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाता है CH2O। और अगर इसका n की बात करें तो किससे हमने डिवाइड किया था 6 से, n हमारा आ जाता है 6। अब इसका अगर मानना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे चारों जगह n से, तब आ जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। वही रिलेशन यहाँ दिया था, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। अगर आपको समझ आ गया तो बोलिए हाँ समझ आ गया है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि CH4 का आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बताइएगा। CH4 का इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक, होमवर्क है ये सब आपका। और आपको बेंजीन का निकालना है, बेंजीन का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको, आशा करता हूँ आपको आता होगा बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6 बता दिया खुश। ठीक है, बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला लगा लेना, और C2H4, इन सब का आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे बताना है। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक, इन सब का इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। ये आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क जितना दे रहा हूँ आपको ध्यान से करिएगा सब। ठीक है, आओ बढ़ते हैं। बेंजीन का बता दूं क्या, और बता देता हूँ आपको मैं। C6H6 है, इसका रेशियो बताओ, एक्चुअल रेशियो AR लिख देता हूँ, AR एक्चुअल रेशियो 6:6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला EF क्या आ जाएगा CH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। n की वैल्यू 6, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ। Concentration terms are used to express the quantity of solute present in a given quantity of solution or solvent। Concentration terms जो है इसे हम लोग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सॉल्यूट हो या सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट के हिसाब से, जैसे कि मास परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मास परसेंटेज क्या होता है सर, द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जो भी मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में, ये आपका एक कोई सॉल्यूशन का, एक कोई आपका बीकर है, ये आपका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, रेड वाला मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ही था ना, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ गया, यस सर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द मिक्सचर। मतलब मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं काई से, इसे बोलते हैं काई, CI। एक्स लिख के एक्स का जो दूसरा वाला रहेगा उसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन रहता है मोल ऑफ कंपोनेंट, किसी भी चीज का मोल, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू दी, रेशियो होता है ये, रेशियो ऑफ द मोल ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल मोल ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ मोल, टोटल अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो है ये, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। ये रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है काई ए इक्वल मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। इसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने दो मोल निकाला काई ए प्लस काई बी, इनका सम हमेशा 1 के बराबर रहेगा। क्या रहेगा इनका सम 1 के बराबर, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग डिवीजन करते हैं बड़े वाले एम से, बड़े का एम से।
द नंबर ऑफ इसके क्या होता है सर, मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये कोई बीकर ले लो, फिर से ये कोई सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, ये कोई एक सॉल्यूशन ले लो, इसमें कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ, वहां पे क्या था मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लास्ट है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल, भैया आओ अच्छे समझा दो, बीकर ये क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट है, ठीक। मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज मत होना, मोलैरिटी होता है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें रहेगा, बट ये रहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वहां रहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्या था, यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जानते हैं, सॉल्यूट जानते हैं, नहीं जानते हैं, बता दो भैया ये भी। देखो सॉल्यूशन जो रहता है वो दो चीज से मिलके बना रहता है, हमारा सॉल्यूशन जो रहता है वो दो चीज से मिलके बना रहता है। कौन सी वो दो चीज है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके ये बना रहता है ENT, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना रहता है, ठीक। क्या होता है सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो भी चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाल दिया, पानी ज्यादा है तो पानी सॉल्वेंट हो गया, और चीनी कम है तो वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, स्टिक्योमेट्री पे। स्टिक्योमेट्री क्या होता है सर, इधर क्या था, ये आपको एक चार्ट दे दिया, जो जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में पूरा लिखा है, आप लोग से लोग दे सकते हैं। ये सब चीज आपको जितनी चीज मैंने बताई वो सब चीज दी है, इसमें कुछ चीज आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो उसे आप लोग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ये नॉर्मेलिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये कोई सोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे लिखने दे देता हूँ, कोई बात नहीं, बस फॉलो पढ़ लीजिएगा, बहुत लोग के पेपर में आता है बट लेकिन मेजर जगह ये नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको नहीं कवर करवा रहा हूँ। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना, मैं बता देता हूँ, सॉरी चलो आप बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बता ही दूँ ना, कहेंगे भैया बताए नहीं, देखो आओ आप बता देता हूँ, देखो क्या होता है ये सब चीज, क्या होता है ये चीज, देखो आओ देखो समझो, समझना, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंट क्या होता है मैंने भी बता दिया, जो जो बता दिया उसको नहीं बता रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ, चलो अच्छा। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका एग्जांपल इधर लिखा है, एग्जांपल आपको देख लीजिएगा। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है सर, वॉल्यूम का परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये जैसे वहां पे 100 पार्ट्स में था, यहाँ 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन पार्ट में रहता है, ये 10 की पावर 6 में, कि मास ऑफ कंपोनेंट ले लो अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये हो गया। मोल फ्रैक्शन भी मैंने बता ही दिया था कि मोल ऑफ रेशियो टू मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। मोलैरिटी क्या होता है सर, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जहाँ पे अब एक चीज बच जाती है हमारी नॉर्मेलिटी, इसे हम लोग इधर थोड़ा करके इसे हटाओ पहले, अरे हटाओ 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 हटाओ, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, अभी मैं इसको सीधा कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। Normality. It is defined as the number of gram equivalent of solute present in 1 लीटर solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसे लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसलिए मैं नहीं बता रहा था ना, आपको समझ नहीं आएगा, ये आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए थे स्टिक्योमेट्री पे। स्टिक्योमेट्री क्या होता है? स्टिक्योमेट्री is the study of quantitative relation between reactant and product in a chemical reaction। स्टडी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टिक्योमेट्री बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इट एंश्योर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। ये इंश्योर करता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हो, वे जहां टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। स्टिक्योमेट्री यही होती है। ठीक है, डील्स विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में। स्टोइकियोमेट्री का जैसे कि यहाँ देखो 2H2 प्लस ऑक्सीजन, वाटर का इन फॉर्मूला लिखे हमने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल वाटर। तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इक्वल 2H2, इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। अगर इसको मोल के फॉर्म में लोग लिखना चाहे तो स्टोइकियोमेट्री है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जहाँ पे मिल रहा है मिल के बन रहा है 2 मोल ऑफ वाटर। स्टोइकियोमेट्री हेल्प अस टू कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाउ मच वाटर वी फॉर्म। मतलब ये हमें कैलकुलेट करने में मदद करेगा कितना ऑक्सीजन हमें जरूरत है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है जिससे हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। वही क्या होता है स्टोइकियोमेट्री। हो गया, एकदम इजी था। क्या हम लोग बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल देखो, जैसे कि आपने एक भंडारा शुरू किया। क्या शुरू किया? भंडारा। आपके पास 2 प्लेट था। क्या था आपके पास? 2 प्लेट। एक प्लेट में थे समोसा, एक प्लेट में था क्या? समोसा। दूसरे में था आप में, दूसरे में था क्या था भैया? क्या रख रसगुल्ला? यस रसगुल्ला। पहले में था समोसा, दूसरे में था रसगुल्ला। रसगुल्ला आपके पास था 4, समोसा था 6। अब आपने बताया, भंडारा शुरू किया और बोला कि तब तक ये काम चलता रहे, सबको एक समोसा एक रसगुल्ला देना है, सबको हर एक आदमी को एक समोसा और एक रसगुल्ला देना है। कब तक देना है? जब तक इनमें से कोई एक खत्म ना हो जाए। तब तक देना है जब तक इनमें से कोई एक खत्म ना हो जाए। आपके आदमी ने शुरू किया देना, एक समोसा एक रसगुल्ला, 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 एक समोसा एक रसगुल्ला। रुक जाओ, यहीं पे रुक गए सब लोग। क्यों? क्योंकि समोसा तो अभी 2 बच गया और ये रसगुल्ला खत्म हो गया, क्योंकि 4 ही था, 4 लोग को दिए और आपका रसगुल्ला तो खत्म हो गया, तो आपने यहाँ पे रोक दिया। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रसगुल्ला की वजह से आपने रोक दिया, क्योंकि समोसा तो था, तो इसका मतलब लिमिट कौन कर गया? रसगुल्ला क्या कर गया? लिमिट कर गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिट कर जाए उसे रसगुल्ला, उसे कहते हैं रसगुल्ला नहीं कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक, जो लिमिट कर जाए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट रसगुल्ला है, और जो ज्यादा में बचा है उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ज्यादा क्या बचा था? समोसा, तो समोसा कहलाएगा यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल से आपको ये समझा दिया होगा, जिससे आपको सारी कंफ्यूजन इसकी दूर हो गई होगी। टीचर इसको डेफिनेशन पे डेफिनेशन बताए जाते हैं, बच्ची को समझ ही नहीं पाते। हो गया भाई, इतना छोटा सा टॉपिक है, मैं समझा दिया। देखो यहाँ वही लिखा है, द लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट द केमिकल रिएक्शन दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट। जो सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए पहले, उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। देयर बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जिसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो लिमिट करता है। वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज एग्जॉस्टेड द रिएक्शन स्टॉप इवन इफ अदर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस। जैसे ही ये खत्म हो जाता है वैसे ही जो रिएक्शन होती है वो स्टॉप हो जाता है। हाँ भाई, जैसे कि यहाँ पे समोसा वाला काम रुक गया था क्योंकि रसगुल्ला खत्म हो गया था। एक्सेस रिएजेंट इज द रिएक्शन दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड द केमिकल रिएक्शन। ये पूरा कंज्यूम नहीं होता केमिकल रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट सम अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आपने भंडारा बंद किया, तब भी कुछ अमाउंट ऑफ रिएजेंट बचा रह जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट बचा रहता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कितना सामान बचेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? डिटरमाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया 2 समोसा के पास,
बच गया था। क्यों बच गया था? क्योंकि रसगुल्ला खत्म हो गया था। ठीक है, ये भी खत्म। दोनों के बीच में एक डेफिनेशन देख लो, मतलब वो सॉरी डिफरेंस देख लो, क्या है दोनों के बीच में अच्छा सा एक डिफरेंस। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट ऑफ अ पार्टिकल केमिकल रिएक्शन दैट लिमिट्स द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन को लिमिट्स कर देता है। और रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो ज्यादा में रहता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ये लिमिटिंग रिएजेंट, और वेयर एस जो एक्सेस रिएजेंट रहता है नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये पूरा कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, ये नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं रहता रिएक्शन खत्म होने के बाद। और एक्सेस रिएजेंट में सम अमाउंट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कुछ अमाउंट बच जाते हैं रिएक्शन खत्म होने के बाद भी। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स कर देते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, whereas excess reagent has no effect on a product formed from the chemical reaction, जहाँ पे excess reagent का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो लिमिट कर देता है। ठीक है, हमारा भाई हो गया खत्म चैप्टर। कुछ क्वेश्चन कर दें, चैप्टर ऐसे थोड़ा खत्म करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आपको कुछ समय में दे रहा हूं मैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर ना सॉल्व हो तो मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, जल्दी से करिए सॉल्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस पहले मैं करवाऊंगा, दूसरा आप करेंगे। ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, इसे आपको बदलना है फ़ारेनहाइट में। आपको पता होगा अगर फ़ारेनहाइट में बदलना रहता है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इसको लगाएंगे तो आप लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक, हटा देता हूं उसको, कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आओ देखो। फ़ारेनहाइट 9 9 5 32 फॉर्मूला याद रख लीजिए, 9 5 32, 9 5 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितना है 25, 25 से मल्टीप्लाई प्लस 32, इसको सॉल्व करिए। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 प्लस 32, 45 प्लस 32 कितना होता है 77, तो ये हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब ये फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट हो गया, तो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड वाला आपका होमवर्क है। ठीक भाई, सेकंड वाला मैं नहीं करवा रहा, सेकंड वाला आपका होमवर्क है, सेकंड वाला ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। इसमें से कौन कौन सा करवा दूं मैं, बोलो। पहला करवा दूं, यस सर, चौथा करवा दे रहा हूँ, छठवां करवा दे रहा हूँ, बाकी सब होमवर्क है। पहला में साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब भाई यहाँ पे देखो, दूसरा भी मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आसान लग रहा है, मतलब वो सॉरी मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को, तो मैं कौन, अच्छा आप लोग बता दीजिए कौन सा करवा दूं मैं, बताओ जल्दी बताओ। पहला, ठीक है, दूसरा, चौथा, ठीक है, छठवां, सातवां। ठीक, वही तो आप सब करवा दो दीजिए यार भैया, लो तीसरा पांचवा भी, ठीक, सब करवा दे रहा हूं। देखो इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक, 0.00968, 9.68 लाना है, तो 9.68, रुको अच्छे से लिख दूं, 9, अरे 2 मिनट बस, 9.68 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस में, किससे 10 की पावर माइनस में कितना जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 बार, और 10 की पावर -4 देख लेना भाई, कोई अगर दिक्कत होगी बता दीजिएगा। नंबर 2, दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन भाई, 5157,428 यहाँ पे लाना है पॉइंट, तो पहले 1.5157,428 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में आता है, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ऐसे ही करना है भाई। ठीक है, अब बाकी तीसरा चौथा पांचवा आप करेंगे यार, नहीं करूँगा सब। छठवा देखो, छठवा देखो, 4.56 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.62 इंटू 10 की पावर 2, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, 4.56 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग
राइट साइड जाते हैं तो प्लस होता है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं 0.262, या तो उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इसे राइट साइड लेके आ जाते हैं। 4.56 ऐसे हम लोग 45.6 कर देंगे तो इंटू 10 की पावर माइनस वन आ जाएगी, और -1 से अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 प्लस। क्यों ऐसा किया सर? जिससे दो मल्टीप्लाई वाला जो पावर है 10 की पावर वो सेम हो जाए। अगर पावर सेम हो जाती है तो हम लोग उसे कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 2 कॉमन ले लिए, बाकी 45.6 और 2.62 को अगर हम लोग जोड़ दीजिएगा इन दोनों को, उसके मल्टीप्लाई बाय इतना लिख के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में से कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक, बाकी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द गिवन कैलकुलेशन। मैंने बताया था, ये पूछ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट रहेंगे आंसर में। मैंने बताया था अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं, जितने नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट जितने आएंगे, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने आएंगे वही आपका आंसर होगा। अगर प्लस रहे तो प्लस में आप लोग नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल पॉइंट देखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल पॉइंट जितना रहता है उसी के हिसाब से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा सॉल्व। होमवर्क जो दे रहा है उसे करना भैया, ऐसे छोड़ना नहीं है। ये देखो, कॉपर ऑक्साइड वाई प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड, ये सब आपका होमवर्क है, कुछ कुछ मैं करवा देता हूँ, इन्हें आपको बताना है बस। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, सारे को कुछ नहीं करना, सबको सॉल्व करिएगा और इलस्ट्रेट करिएगा कि डिफिनाइट कंपोजिशन में सब है। कैसे इलस्ट्रेट करेंगे सर? सबको अगर आप लोग करेंगे बराबर, उसका रेशियो दिखा के दिखा दीजिएगा कि सब डिफिनाइट कंपोजिशन में। इनमें सबके दे देता हूँ, इसे आप लोग अगर रेशियो में करेंगे, इसका रेशियो निकाल के अगर आप लोग करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो भैया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसे मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो सब बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखो भाई, टू सब्सटेंस एक्स एंड वाई कंबाइन टू गिव अ सब्सटेंस जेड। दो सब्सटेंस थे, एक्स और वाई, दोनों ने कंबाइन किया जिससे बना दिया इन्होंने जेड। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या था? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हुई, मतलब यहाँ पर हीट भी रिलीज हुई। ठीक है, ठीक है। जेड हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एक्स एंड वाई। जो एक्स की प्रॉपर्टी है वो जेड की प्रॉपर्टी जो है वो एक्स और वाई से डिफरेंट है। In the substance Z an element, a mixture or a compound. Give explanation to support your answer. क्या जो Z है वो एलिमेंट है कि मिक्सचर है कि कंपाउंड है, ये आपको बताना है। अगर वो मिक्सर मिक्सचर होता तब वो मैंने बताया था मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये मिक्सचर तो हरगिज नहीं है। और अगर वो एलिमेंट होता तो भैया दो सब्सटेंस होते ही नहीं, तो एलिमेंट भी ये नहीं है, तो सीधी सी बात है ये कंपाउंड। यही आप लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या होगा भाई? कौन बता देगा मेरे को? 5.0 ग्राम और 5.00 ग्राम में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस है कि 5.0 ग्राम में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, एकदम सीधा सा सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने क्वेश्चन करवा लिया। लो भाई, पीछे भी करवाया था एक, और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बस यही एक डिफरेंस है भाई। बच्चे सोचते थे भाई इसमें 5 ग्राम और 5.00 ग्राम में क्या डिफरेंस सर, में तो डर गए जाते हैं बच्चे ना। एकदम आसान सा, देखिए। ठीक है सर, आप और देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, 3 फॉर्मूला बताए थे, डब्ल्यू बाई एम मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, या तो नंबर ऑफ एनरेडीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी व्हिच इज गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 मैंने बता दिया था आप लोग को। तो यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। पहला है 7.85 ग्राम ऑफ कार्बन, हमें मतलब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। 7.85 ग्राम ऑफ कार्बन दिया, आयरन दिया, सॉरी आयरन, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का मास कितना होता है? जितना होता है आयरन का मास उसको अगर डिवाइड कर देंगे, आपको पता ही होगा मोलर मास आयरन का। ठीक है, पूरा नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन में, पूरा थोड़ा करूंगा, बस आपको बता दूंगा, बस करेंगे तो आप। ठीक है, मोलर मास ऑफ अगर जो आयरन होता है उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा, 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। यहाँ पे मिलीग्राम में, उससे पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? इसमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम में बदलने के लिए 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर -3 ग्राम। इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो आ जाएगा इतना। तो ऊपर आप करेंगे पुट 1 इंटू 10 की पावर -3 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय सॉरी ग्राम, और डिवाइड बाय सिलिकॉन का जो मोलर मास होता है उसको अगर उससे अगर पुट कर देंगे वैल्यू तो आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। यस सर। अब मास परसेंटेज निकालना है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वाटर। मैं इसको होमवर्क भी दिया था, आपको याद है? इसको मैं करवा भी दिया था, करवा दिया था कैसे वाटर वाला? हाँ करवा दिया था, एक बार आप दोबारा आ गया तो आप लोग से होमवर्क कर लीजिएगा।
ठीक है, और मैंने 2 ठो और बीच में दिया तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। होमवर्क है भैया। The density of 3m solution of NaCl is 1.25 ग्राम ml. Calculate molarity. मोलैरिटी निकालनी है भैया। मोलैरिटी हमें दी है। क्या दिया हमें? मोलैरिटी। m मतलब बड़का m मतलब मोलैरिटी निकालनी क्या है? मोलैरिटी। कर लेंगे क्या? मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और क्या कहते हैं, सॉरी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी निकालना है। ये आपके सिलेबस में से तो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट आप लोग अगर निकालना चाहे तो कर सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस लिख देता हूँ मैं, इसको मत करिएगा आप लोग, इसको मैं काट ही देता हूँ वाले पेज को, कोई काम का नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक आप अगर आप बने रहे तो आपका ये चैप्टर पूरे बहुत ही बड़ी बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन से चैप्टर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं, हो सकता है हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन लेके आए, तो जैसे आपकी मर्जी होगी वही हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और आपको अगर पूरा चैप्टर समझ आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा चैप्टर, समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में, सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है, हम उसे पूरा डाउट आपको क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।